वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम पीबीए सीरीज़ जो थे वो हम कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में 2 प्रैक्टिकल जो थे उसको हमने ट्राई किया था किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेंडुलम से। तो आपको इस बात का पता है कि ये एक वर्कशीट मैंने ओपन की हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि पेंडुलम जो है वो क्या चीज़ होती है। जस्ट अ मिनट। ओके, यस, आपको पता है कि पेंडुलम जो है हमारे पास इस तरह पिवट पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट के साथ हमने क्या किया होता है, इस तरह से एक बॉब को कनेक्ट किया होता है। तो ये जो हमारे पास लेंथ होती है यस, ये जो हमारे पास पेंडुलम की लेंथ होती है ये एल होती है। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो हम टोटल लेंथ लेते हैं, जो एक्चुअल लेंथ लेते हैं, वो बिल्कुल सेंटर से लेते हैं। मतलब कि ये वाला हिस्सा हम लेंथ में इंक्लूड करते हैं और इस हिस्से को हम कहते हैं आर। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है, अगर मैं इसको L1 कह लूँ, तो टोटल लेंथ जो है वो L1 प्लस आर होगी पेंडुलम के लिए। तो पेंडुलम की लेंथ यहाँ तक नहीं होती बल्कि सेंटर तक होती है, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास मौजूद होता है। ओके इसके साथ साथ आपको पता है कि हमने फार्मूला पढ़ रखा है T इक्वल्स टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो यहाँ से आप जो है वो G की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L बाय जी। जी को आप इस तरफ ले जाएं तो जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है कि हमने जी की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप गौर करें तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, और लेंथ ये वाली लेंथ, ठीक है, L1 प्लस आर, और इसके साथ हमारे पास टाइम पीरियड जो है यानी टी स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक सैम्पल पेपर है और उस सैम्पल पेपर को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो सैम्पल पेपर आएगा। तो अगर आप देखें, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड हाउ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफेक्ट्स इट्स टाइम पीरियड। तो हमने ये देखना है कि लेंथ के चेंज करने से किस तरह से टाइम पीरियड जो है वो चेंज होता है। तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ डेटा दिया गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो टेबल आपने सॉल्व करना है इसके 3 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर टेबल पे आ जाता हूँ, फिर हम इसको एनोटेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखें ज़रा, तो आपके पास जो है वो लेंथ दी गई। सबसे पहले जब आपको टेबल दिया जाएगा तो आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि टेबल के ऊपर पूछा क्या क्या कुछ किया। तो जो जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो उसने वहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपने यूनिट्स देखने हैं। अगर आप यूनिट्स को गौर से देखें तो ये मीटर में है लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो भी मीटर में है। टाइम आपने देखना है सेकंड्स के अंदर है, ये भी सेकंड्स के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो एवरेज यानी कि मीन लेंगे तो वो भी सेकंड्स में आएगा। अगेन टाइम पीरियड भी सेकंड्स में आएगा और टी स्क्वायर भी सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ओके, टी स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ओके, बहरहाल आपने सबसे पहले देख ली यूनिट्स। अब बहुत ध्यान के साथ, ओके, उसके बाद उसने फार्मूले बताए हुए हैं। उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे L1 गिवन है आपको, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये L जो है ये टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम है। उसके बाद T1 है, T2 है, और कितनी वाइब्रेशंस के लिए, 30 वाइब्रेशंस के लिए। फिर आपने इसका मीन टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब मीन टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे टाइम आएगा वो 30 वाइब्रेशंस का होगा। तो अगर आप इस टी को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर इसी वैल्यू का आप क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमसे पूछा क्या क्या कुछ किया है और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। ओके, तो अब अगर मैंने इस टेबल को सॉल्व करना है तो मेरे पास लेंथ की वैल्यूज़ हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ देखें, मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.49 जो है वो दी गई है। तो 0.49, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे रेडियस। अब रेडियस तो मुझे नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ऊपर डायमीटर दे दिया गया। तो डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर।
तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि रेडियस जो है वो बराबर होता है d/2। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 2/2 इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। और मैं इसे किस में कन्वर्ट करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लेंथ हैं वो किस में है, मीटर में है। तो मैं सेंटीमीटर में वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, या तो मैं इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता, लेकिन वो चूंकि गिवन है तो इस वजह से मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं इसी वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट करूँगा, और आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0.01 मीटर। तो आपके पास जो है वो रेडियस की वैल्यू आ गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस जो है 0.01 मीटर है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्या करूँगा कि मैं 0.49, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ यहाँ पे, आप भी करें इसको ज़रा। तो सबसे पहली लेंथ जो है हमारे पास, लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.49। तो 0.49 में आप ऐड कर दें, हमारे पास 0.01, तो ये आंसर आ गया 0.5। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया वो है 0.5, ये मीटर में आंसर आया है। इसी तरह से आपके पास दूसरी लेंथ जो दी गई है वो 0.79 है। 0.79 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। इसी तरह से हमारे पास है 0.99 प्लस 0.01, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, पूरा 1.0 मीटर। फिर देखें 1.24 प्लस 0.01, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.25, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। ओके, तो जो हमें मिसिंग टर्म्स थी वो मैंने कोशिश की है कि उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने जो है वो लेंथ L1 को मैंने प्लस किया है R के साथ, तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो आ गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका जो है वो टाइम पीरियड जो है वो लेना है। ओके, सो टाइम पीरियड मुझे गिवन है T1 और T2, लेकिन मैंने लेना है इसका मीन। तो मीन का फार्मूला ये है, तो मीन कैसे लूँगा मैं, ये देखें 42.6 प्लस 42.5 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये 42.55, तो इसका आंसर आ गया 42.55। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, 54 प्लस 54.1 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 54.05, 54.05। ओके, नेक्स्ट है 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60। इसी तरह से 67.2 प्लस 67.1 इक्वल्स डिवाइड बाय 2, 67.15 सॉरी। ओके, तो इस तरह से मैंने जो था वो दूसरा जो मेरे पास कॉलम था उसको भी मैंने क्या कर लिया है, फिल कर दिया है। नाउ अब जो मेरे पास ये टी की वैल्यूज़ आई हैं, ये जो टी की वैल्यूज़ आई हैं, इसको मैंने क्या करना है, 30 के साथ डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 थी। लेट्स से अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 20 होती, फ़र्ज़ कर लें, तो फिर आप 20 के साथ डिवाइड करते। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, सो ये हो जाएगा 42.55 डिवाइडेड बाय 30, तो 1.41, और इसी के साथ मैं इसका स्क्वायर भी ले लेता हूँ। सो 1.41, यस 1.99, तो इसका स्क्वायर जो है वो 1.99 आ रहा है। इसी तरह से फिर मैं करूँगा 54.05 डिवाइड बाय 30, सो ये आएगा 1.80। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर ले लूँगा, तो ये आएगा मेरे पास ऑलमोस्ट 3.24। ओके, इसी तरह से मैं 60 को डिवाइड करूँगा 30 पे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 20। और इस तरह अगर मैं 20 का स्क्वायर लूँगा
तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी 32 आर, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस 32 आर 60, ओके, और इसका जो हमारे पास स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4, ओके। फिर है 67.15 डिवाइडेड बाय 30 2.2, और इसी तरह से 2.2 का मैं क्या लूँगा स्क्वायर, तो 4.92। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो है वो टेबल को सॉल्व कर लिया है, और टेबल को सॉल्व करते ही यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट होगा वो सेकंड्स होगा, यहाँ पे भी क्या होगा सेकंड्स होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो टेबल को सॉल्व करना है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताएं आपको समझ आ गया टेबल को सॉल्व कैसे करना है। ओके खिजर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी 1.99, 3.24, 4.0 एंड 4.92। ओके, तो हमने क्या करना था, हमने लेंथ, यानी ये जो लेंथ है हमारे पास, इस लेंथ और इस टी स्क्वायर के दरमियान रिलेशन बताना था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है। मैं आपको वैसा ही बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लेंथ थी 0.5 मीटर और टाइम पीरियड था, या टाइम पीरियड कह लें 1.41 था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने लेंथ को बढ़ाया है, जैसे ही हमने 0.5 से 0.8 किया है, हमारा जो टाइम पीरियड था वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है 1.80। अगर मैं लेंथ को और बढ़ाऊंगा 1.0 करूंगा तो टाइम पीरियड और बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेंथ को मज़ीद बढ़ाऊंगा तो 2 से ये क्या हो जाएगा 2.2। तो आपको इस बात का पता भी है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। आप अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यूज़ थी, ये अगर आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, यस यस, स्क्वायर रूट क्यों है खिजर, उसकी रीज़न ये है बेटा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यस, ये देखें, आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज एल ओवर जी, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल क्या किया, फार्मूले से डिराइव किया इसको, ओके। अब जो आपके पास दो वैल्यूज़ थी, अगर आप गौर करें, आपके पास वैल्यूज़ थी टी स्क्वायर की, ठीक है, और आपके पास लेंथ की वैल्यूज़ थी, ठीक है। यानी नीचे वाला जो एक्सिस है ये लेंथ का है, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यूज़ आई थी उससे आपने क्या करना है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। लेट्स से आपके पास जो है वो वैल्यूज़, मैं कोई रैंडमली ले लेता हूँ कि आपके पास अगर वैल्यू है कोई लेंथ की वैल्यू मैं कहता हूँ, अगर लेट्स से आपके पास है 0 पॉइंट है, यहाँ से किधर लिखा हुआ है, अच्छा पेज ऐड कर दूँ, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, इसे इधर से, हाँ अच्छा ये आ जाता है इस तरह, ओके ओके थैंक यू। अच्छा, तो मेरे पास अगर आप देखें टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.99, इसी तरह से मेरे पास जो लेंथ की वैल्यू वो क्या है 0.5। तो पहले मैं निशान लगाता हूँ 0.5 मीटर का, ओके। तो 0.5 मीटर, तो 0.5 कहाँ पे होगा 0.5 जो है वो यहाँ पे होगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है 0.5, ओके ओके। नाउ अब मैंने लेंथ का लगा लिया और इस लेंथ पे टाइम स्क्वायर की वैल्यू मैं देखता हूँ कैसी होगी। यहाँ देखिए आप, तो टाइम स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.99, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 1.99 ऑलमोस्ट यहाँ करके होगी 1.99, ठीक है 2 से पहले। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूँ ऐसे, तो ये पॉइंट है मेरे पास आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है वो मेरे पास ग्राफ का ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ से 0.8, दूसरी वैल्यू कितनी मेरे पास लेंथ की 0.8, ओके। तो 0.8 जो है वो यहाँ पे है,
ये वैल्यू 0.8 की, इसको मैं ब्लू से ले लेता हूँ, 0.8। अब 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर की, 3.24। तो 3.24 जो है उसको हम देख लेते हैं। यस, 3.2 ऑलमोस्ट यहाँ करके आएगा। तो अगर मैं इसे कंबाइन करूँ इस तरह से, यस, तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं वैल्यू लेता हूँ तीसरी, 1.0 मीटर। ओके, सो 1.0 मीटर कहाँ पे है, एग्जैक्टली ये है 1.0 मीटर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, ओके। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू है 1.0 मीटर के, वो क्या है, 4.0। तो मैं 4.0 को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, ये 4.0 है। तो मैं क्या करूँगा, इनको आपस में यहाँ पे ऐसे मिला दूंगा। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मिला दूंगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टी स्क्वायर और एल के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। आई रिपीट, टी स्क्वायर और एल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, यहाँ पे ये देखें, ये देखें, अगर आप यहाँ देखें तो टी स्क्वायर और एल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको ग्राफ कैसे बनाना है? यस, चैट बॉक्स में बताएं जी, आपको समझ आई ग्राफ कैसे बनाना है? ओके, तो इस तरह से आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखें, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इसने। आपने जो था वो लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखें, यस, ड्रॉ अ लाइन दैट बेस्ट फिट थ्रू दीज पॉइंट्स। तो आपने जो सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वो आपने ग्राफ में ड्रॉ करके बता दी, मतलब जो ग्राफ हमने सॉल्व किया। दूसरा, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ, ठीक है, लेंथ के बारे में हमने बताना है यहाँ पे, एंड टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड और जो लेंथ है इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। यस, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा, और अगर आप रिलेशन बता देते हैं तो इसका दूसरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इफ द स्टूडेंट यूज अ हैवियर मेटालिक बॉब। यस, अगर जो है हमारा स्टूडेंट जो है वो हैवियर मेटालिक बॉब जो है वो यूज़ करता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यस, तो आपने फार्मूला देखा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, हमारे पास T इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/G। तो G की वैल्यू जो है जहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है पेंडुलम को, वो तो कांस्टेंट होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम हैवियर, ज़्यादा हैवियर यूज़ करते हैं, इसका मतलब है मोर मैसिव बॉब होगा। अगर उसका मैस ज़्यादा होगा तो आपको पता है हैवियर से मुराद वेट होता है, तो वेट इक्वल्स टू mg। अब G तो जहाँ हमने इसको रखा हुआ है पेंडुलम को वो तो कांस्टेंट है वहाँ पे, तो इसका मतलब है आपने उस बॉब का मैस बढ़ाया है। तो अगर आप उसका मैस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड, मैस ऑफ बॉब के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि इस प्रैक्टिकल में हमने कहा है कि G और 2 पाई कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहे। इसी वजह से तो हमारे पास टाइम पीरियड और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है हैवियर से मुराद, ये बच्चे समटाइम लेते हैं कि G की वैल्यू बढ़ रही है। नो, G की वैल्यू नहीं बढ़ रही यहाँ पे हैवियर तब होगा अगर हम मैस को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि G तो हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सिंपल टाइम पीरियड के सिंपल पेंडुलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आप ये लिख सकते हैं नो इफेक्ट। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है। साथ आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ द बॉब। ठीक है, क्लियर हो गया? यस किधर, वेरी गुड, नो इफेक्ट। आगे चलते हैं। तो सैम्पल पेपर नंबर 2,
यस, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको। तो ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है, सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड कर दूँ ड्राइव के ऊपर, ताकि आप इसको ख़ुद से अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप गौर करें तो पहले हमारे पास वैल्यूज़ जो थी, पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास किस में थी, मीटर के अंदर। लेकिन अगर आप गौर करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने यूनिट्स को देखना है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेकंड। ओके, तो आपने सबसे पहले देख लिया किसको, यूनिट्स को। उसके बाद जो आपने करना है कि ये लेंथ है, ये L1 है। अब रेडियस कैसे आएगा, रेडियस जो है वो आपको नहीं दिया गया, तो उसने आपको बता दिया है कि वाइब्रेशंस कितनी है, 20, तो 20 वाइब्रेशंस है। ओके, दूसरा उसने आपको डायमीटर जो है वो दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर। तो अब आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, 1.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपने जो है वो ख़ुद से इसको पॉज करके, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी या मैं इसको ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आपने इसको ख़ुद से जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और आपने L/T² की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो L/T² किसके इक्वल आएगा, G के इक्वल। तो इस सैम्पल पेपर में आप G की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अगर आपको याद हो, G इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ वहीं पे, यस यहाँ पे ये देखें, L/T² और 4π² तो आपका वैल्यू है, तो आप यहाँ से आप G की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब G जो है वो बराबर होता है 4π² L/T²। जब टेबल से आप L/T² की वैल्यू निकालेंगे, मीन ऑफ L/मीन ऑफ T² होगा। यस, ये मैं यही बता रहा हूँ आपको। L/T² की जब वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो 4 की वैल्यू तो आपको पता है 4 होता है, π² 3.14 का स्क्वायर, तो आपके पास G की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूले में पुट करके आप G की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। इसके साथ इससे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आपने टेबल करना है, मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये बताना है आपने कि 20 वाइब्रेशंस के लिए क्यों लिया है और 1 वाइब्रेशन के लिए कितना है। हाउ डज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ जो है वो टाइम पीरियड को कैसे इफेक्ट करती है, क्या रिलेशन आपस में। फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना है T² एंड L के दरमियान, जिस तरह हमने पहली शीट में किया था। ये आपने I लिखा है या L लिखा है, I मीन L, यस। L का मीन कहाँ पे, किस क्वेश्चन में आप कह रहे हैं, L का मीन तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। इस टेबल की बात कर रहे हैं आप, ये मीन नहीं है बेटा, ये मीन नहीं है, ये सिंपल आपके पास लेंथ की वैल्यू है। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको भी, ये देखिए, आपने टाइम पीरियड जब फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से आपने इसका स्क्वायर ले लेना, T² की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से आप इस वाले बॉक्स से आप लेंथ की वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाएगी, और टाइम का जब आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये L की वैल्यू को डिवाइड करना है T² के साथ, फिर उसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। हाँ, अब क्लियर हो गया खिजर, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कैसे फाइंड करनी है, बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो आपने किसी लिक्विड की जो है वो स्पेसिफिक हीट जो है वो फाइंड आउट करनी है, और अ मेटल या किसी सॉलिड की, यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर्स। तो हमने देखना है किस तरह से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जिससे हम किसी एक किलोग्राम या ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें कि ये आपके पास अपरेटस है। इस अपरेटस में जो है हमारे पास, अगर मैं इसकी ज़्यादा बेहतर पिक्चर आपको दिखा दूँ जहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी, एक मिनट, कैलोरी मीटर हम यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके पास है एक ब्लॉक, ये देखें,
ये जो कंटेनर सा बना हुआ आपके पास, ये एक सिंपल कंटेनर और एक थर्मोमीटर और इसके साथ एक स्टीरर होता है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? कैलोरीमीटर कहलाती हैं। आई रिपीट, एक कंटेनर होता है हमारे पास, जैसे मैं आपको ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बना भी हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। जैसे ये देखें, ये एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट कंटेनर है। यस, ये देखें, ये जो आपके पास कंटेनर नज़र आ रहा है, ये कंटेनर, ये थर्मामीटर जो हमने अटैच किया हुआ है और ये स्टीरर जो हमने अटैच किया हुआ है, इन तीनों को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। और इस कैलोरीमीटर में हमने क्या डाला हुआ है? कोई ना कोई लिक्विड जो है वो हमने ऐड किया हुआ है। तो इस कैलोरीमीटर में हमने लिक्विड रखा हुआ है। अब हम करते क्या हैं कि हमने जिस भी सब्सटेंस की जो हमारे पास जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होती है, उसको हम इसके अंदर डिप करते हैं, इस वाटर के अंदर डिप करते हैं। तो फर्स्ट करें कि उसने लिखा हुआ यहाँ पे, द स्टूडेंट कैरिड आउट द ऑब्जर्वेशन बिलो, कंप्लीटेड द मिसिंग वैल्यूज विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स। अब आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। सबसे पहले देखें कि स्टेट द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स एक्स एंड वाई इन द डायग्राम। तो ये जो आपके पास वाई है, ये बेसिकली क्या है? थर्मोमीटर। और ये जो उसने एक्स कंटेनर का नाम दिया हुआ है, तो उसको अगर एक्स को वो कंप्लीट कंटेनर ले रहा है विद थर्मोमीटर एंड स्टीरर, तो हम इसे क्या कहेंगे? कैलोरी मीटर। ओके, तो स्टूडेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली हैं, हमने उसकी मिसिंग टर्म जो है वो क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। यस, यहाँ देखें ज़रा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो सबसे पहले उसने मैस ऑफ एम्प्टी कॉपर कैलोरीमीटर विद स्टीरर, उसने कैलोरीमीटर का जो मैस है वो कैलकुलेट किया एंड दैट इज़ 80 ग्राम। ओके, फिर उसने देखा है कि जब हमने कैलोरीमीटर के अंदर वाटर डाल दिया है तो फिर उसने मैस कैलकुलेट किया और वो कितना है? 150 ग्राम। अब जो आपने फाइंड करना है मैस ऑफ वाटर, जी, तो हमारे पास कैलोरीमीटर का मैस है और हमारे पास कैलोरीमीटर प्लस मैस ऑफ वाटर का मैस है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। ये देखें, एम सी कितना है हमारे पास, यानी ये फार्मूला है एम सी प्लस एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 150 ग्राम। तो एम सी की वैल्यू क्या है? 80 ग्राम प्लस एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 150 ग्राम। तो एम डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? 150। 80 ग्राम वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस 80 ग्राम। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 70 ग्राम। कितना आएगा? 70 ग्राम। तो इसका मतलब है जो हमने वाटर ऐड किया है उस वाटर का मैस जो है वो हमारे पास कितना है? 70 ग्राम। तो ये मिसिंग टर्म थी, ये हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, इस बात की समझ आ गई? वेरी गुड मसीरा। ओके, नेक्स्ट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। जी, वाटर और कैलोरीमीटर, जब आपने कैलोरीमीटर के अंदर वाटर डाल दिया है तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैस ऑफ ड्राई लेड शॉट्स, अच्छा, जिसका आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका जो मैस है वो हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। फाइन। ओके, टेम्परेचर ऑफ हीटेड लेड शॉट्स, तो जो हमने ये जो लेड शॉट था इसका हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद जो इनका टेम्परेचर होगा वो होगा 98 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जब आपने कैलोरीमीटर के अंदर ये लेड शॉट डाल दिए हैं तो आपको पता है कि अब कैलोरीमीटर, वाटर और लेड शॉट एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएंगे और उसको हमने क्या नाम दे दिया? T3 का। ठीक है, ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कॉपर कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है कैलोरीमीटर की वो हमें दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर CW ये भी हमें दे दी गई है। लेकिन अगर आप गौर करें कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें दी गई है किलोग्राम्स के अंदर। यस, ये देखें, जाउल पर किलोग्राम, जाउल पर किलोग्राम। या तो आप ये करें कि आप इनके मैसेस को जो है वो क्या करें, किस में कन्वर्ट कर लें? यस, आप इसके मैसेज को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो आप सिंपली क्या करेंगे? इनको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से आप डिवाइड कर लें तो आपके यूनिट्स जो हैं वो अलाइक हो जाएंगे ताकि आप इसको फार्मूले में यूज़ कर सकें। ठीक है, 4200, यस, ये ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। कुछ बुक्स पे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 4200 लिखी होती है
और कुछ बुक्स पे जो है वो 4180 हो सकती है। तो बेहतर ये होगा कि आपको जो दी गई हो, जो गिवन हो, आपने वो यूज़ करनी है। अगर आप गिवन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू खुद से लेने के लिए, क्योंकि जो डाटा आपको दिया जाता है आपने उसी के मुताबिक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। ओके, और वो ये है, ये देखें ज़रा। ओके, तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जब हम ऐड करेंगे जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी इसकी लेट शॉर्ट की, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हम ज़रा नीचे चलते हैं ज़रा, ये देखें। तो देखें, जब आप ये देखें, एक मिनट, यस, ये देखें, तो जब आप इसको ऐड करेंगे उसके लेट शॉर्ट को कैलोरी मीटर के अंदर, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, हीट लॉस्ट बाय लेट शॉर्ट्स। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ डेल्टा क्यू एल। ठीक है, और ये कहाँ यूटिलाइज होगी, हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा क्यू डब्ल्यू। ठीक है, यानी इसकी जो टोटल हीट थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो वाटर ने गेन कर लिया है, प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरी मीटर। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा क्यू सी। तो जिस तरह हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे शुरू वाले चैप्टर में, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाले में, ठीक है, यानी 10 चैप्टर में हमने फाइंड आउट किया था मेथड ऑफ मिक्सचर्स में कि जितनी हीट हमारे लेट शॉर्ट लूज करेंगे वो कहाँ जाएगी, या तो वो वाटर के पास जाएगी या फिर कैलोरी मीटर के पास जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी इक्वेशन है। ओके, नाउ हमें पता है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो आपको पता है कि ये होता है एम सी डेल्टा टी। अभी एल शॉर्ट की बात हो रही है तो मैं इनके साथ एल लगा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी प्लस ये क्या होगा, एम सी 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 डेल्टा टी। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने डेल्टा क्यू की वैल्यूज़ लिखी हैं, इसकी इक्वेशन को खोल के लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और इसमें ये जो सी होता है ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जो आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखें कि हीट लॉस्ट बाय लेड जी, तो हमारे पास जो लेड था उसका टेम्परेचर जो था वो क्या था, ज़्यादा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, यस, ये देखें कि T2 जो टेम्परेचर है, यस, T2 जो टेम्परेचर है ये हमारे पास लेड का है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। और T1 जो टेम्परेचर है हमारे पास ये कैलोरी मीटर और वाटर, क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे तो ये दोनों का टेम्परेचर ये था। लेकिन हमने जब लेड शॉर्ट T2 टेम्परेचर को जब हमने T1 टेम्परेचर के कैलोरी मीटर और वाटर में डाला तो कैलोरी मीटर और वाटर का थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया और इसने अपना टेम्परेचर हीट लूज किया तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इनका एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बनेगा जिसे हमने नाम दे दिया है T3 का। तो T3 जो है हमारे पास ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। इस बात की क्लियरिटी आ गई आपको? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखें, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है लेड का T2, उसके बाद है T3 और सबसे कम है T1। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लें कि T2 इज़ ग्रेटर देन, इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा हम तब लेते हैं जब ज़्यादा टेम्परेचर में से कम को माइनस करते हैं। तो T2 जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर है, इसको हम माइनस करेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के साथ, ठीक है, T3 के साथ। तो जितना फ़र्क आया जो चेंज टेम्परेचर है वो T2 माइनस T3 होगा। इसी तरह से जो वाटर गेन करेगा, अब वाटर के लिए जो T3 टेम्परेचर था इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू देयर इनिशियल टेम्परेचर, तो T3 माइनस T1 होगा। लेकिन चूंकि दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में थे, कैलोरी मीटर भी और वाटर में, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही होगा, T3 माइनस T1। अब मुझे बताएं इस बात की किसको समझ नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि ज़्यादा टेम्परेचर में से हमेशा हमने कम टेम्परेचर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यस, खिजर एंड मसीरा, अप्रॉक्सीमेटली खिजर को समझ आ गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली आ गई इसका मतलब सारी आ गई है।
ठीक है, मतलब बताने का मकसद ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। ठीक है, कैलोरीमीटर और वाटर के लिए जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, लेकिन लेड के लिए उसका जो अपना टेम्परेचर था वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा था, इसलिए हमने वहाँ पे T2 माइनस T3 किया है और यहाँ पे T3 माइनस T1 किया है। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? ओके, अब देखें कि आपने किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। ये CM लिखा हुआ है इसने, तो मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिकली मास ऑफ लेड है, तो मैंने वहाँ पे CL लिया हुआ है। ओके, अभी आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब आपने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से CL को आप इधर ही रखें, बाकी सारी टर्म्स को वहाँ ले जाएं। MWCW डेल्टा T प्लस MCCC डेल्टा T डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था, डेल्टा T और ML, ये नहीं, या MM। मैंने चूँकि वहाँ पे लेड शॉर्ट्स के लिए L ले लिया था, इन्होंने M लिया हुआ है, तो आप M लीजिएगा क्योंकि मैंने इस टाइम देखा नहीं था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये डेल्टा T किसके इक्वल होगा, ये वाटर का है तो ये T3 माइनस T1। ठीक है, इसी तरह ये डेल्टा T क्या होगा, T3 माइनस T1। इसी तरह से ये डेल्टा T क्या होगा, T2 माइनस T3। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है, आपने सिंपल वो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, तो आपके पास ये लेड शॉर्ट की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आ जाएगी यहाँ पे। जी, ये बात क्लियर होगी आपको कि किस तरह से आप मेथड ऑफ मिक्सचर्स के थ्रू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके खिजर एंड मसीरा, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लैरिटी आ गई आपको तो वेरी गुड। ओके, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल यहाँ देखें, अब टाइम थोड़ा है हमारे पास, तो हम इसे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आपने जो है वो फार्मूले पढ़ रखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टर्स लगे हों, तो सीरीज़ में आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, लेट्स से दो रेजिस्टेंस हैं तो R1 प्लस R2। अगर हमारे पास पैरेलल में लगी हों, तो R1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं सीरीज एंड पैरेलल के लिए। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मिसिंग है, तो अगेन आपने जो है वो देखना है यहाँ पे किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास सबसे पहले जो है वो करंट दिया गया है और आपको वोल्टेज V1 दिया गया है, लेकिन आपको R1 नहीं दिया गया। R1 आपने फाइंड करना है, कैसे करेंगे, आपको पता है ओहम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR, तो R किसके इक्वल होगा, V ओवर I। तो अगर आप ये देखें R इक्वल्स जी I की V की वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 की 1.5 और करंट की क्या है 1 एम्पेयर। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ये क्या है जी 1.5 डिवाइड बाय 1, यस, तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास R1 की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी 1। इसी तरह से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, आप R1 की दूसरी वैल्यू भी लेंगे आप, ये V1 था, ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू यस 3 बाय 2, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 और इसका यूनिट क्या होगा ओहम। अगर आप इसका वोल्ट लेते हैं और इसका एम्पेयर जो दिया गया है तो ये क्या होगा ओहम। इसी तरह से आप V2 R2 कैसे फाइंड करेंगे, आप ये देखें R2 आप कैसे फाइंड करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू V2 बाय I। तो V2 कितना है हमारे पास 2 और I कितना है 1, तो क्या जवाब आ जाएगा 2। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 2 और ये भी क्या होगा ओम में होगा। ठीक है, इसी तरह से आप R2 की वैल्यू दूसरी भी फाइंड कर सकते हैं V2 बाय 1। तो V2 क्या है हमारे पास 4 बाय I कितना है हमारे पास 2 2 2 ज़ा 4, तो R2 कितना आ गया हमारे पास
2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप R3 फाइंड कर सकते हैं खुद से। इस तरह मैंने R1, ओके बोल्ड द स्क्रीन, या थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। यस, ठीक है, तुम ठीक है, अब क्लियर नजर आ रहा है मसीरा? ओके, अब आपने R3 जो है वो खुद से फाइंड करना है, जैसे मैंने R1 और R2 को मैंने ओह्म्स लॉ की मदद से फाइंड आउट किया है। ओके, फिर टोटल वोल्टेज जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोल्टेज आप कैसे फाइंड करेंगे, यानी तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखें, टोटल वोल्टेज जो है VT इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज जो है उन्होंने हमें दिया हुआ है 6। अब आपने क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? यस, टोटल रेसिस्टेंस अगर वो R कह रहा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसने बाद में हमें बताया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, सीरीज में लगी हुई हैं। तो आपने इस तरह से इनको तीनों को क्या करना है, R2 पे V2 होगा, यस, तो V2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन R3 के क्रॉस V3 है ना, ये देखें, R1 प्लस R2 प्लस R3, फोर्थ कॉलम जी, तो V2 लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आपने इन तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर लेना। तो इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब चूंकि आपने तीनों को ऐड किया है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऐड तब हम करते हैं जब सीरीज में होती है हमारे पास। सही पढ़ा नहीं जा रहा, जस्ट अ मिनट। अब देखें, नाउ इट्स विजिबल, ओके फाइन। ठीक है, तो जो जो ऊपर लिखा होगा आपके पास उस तरह से आपने इसको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट देखें, कंपेयर द टेबल बाय कैलकुलेटिंग, आपने मिसिंग टर्म जो है वो कैलकुलेट कर ली। इफ एन अदर रजिस्टर इज एडेड टू द सर्किट्स गिवन अबव, व्हाट विल हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस। अगर आपने और किया हो तो हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो सीरीज में मतलब है कि R1 थी प्लस R2 थी प्लस R3 थी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आप एक और रेसिस्टर जो है वो ऐड कर दें इसके अंदर तो सर्किट को क्या होगा। तो अगर आप एक और R4 को ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट की क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट की पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक और रेसिस्टर जो है वो सीरीज़ में ऐड कर दिया है। तो जब आप सीरीज़ में रेसिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज। वेरी गुड मसीरा, तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है, देखें ज़रा, एक्सप्लेन वाई द करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर इज सेम इन अ सीरीज सर्किट। जी, सीरीज सर्किट में करंट क्यों सेम होता है, क्योंकि सारी की सारी जो हैं वो एंड टू एंड जो है वो कनेक्टेड होती हैं, इस वजह से उनमें से एक ही जैसा करंट जो है वो पास होता है। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम हो जाए, देन व्हाट इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट। जी, सीरीज सर्किट में आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज सर्किट जो है उसमें करंट जो है वो हर कंपोनेंट के अक्रॉस सेम होता है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर आपने हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे कि VT जो है दैट विल बी द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 प्लस V2
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस 2 प्लस V3 रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस 4। तो इस फार्मूले के थ्रू आप टोटल वोल्टेज जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट जो है, यस व्हाई शुड एमीटर बी कनेक्टेड इन सीरीज इन दिस सर्किट। यस, एमीटर आपको पता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है। यस, व्हाट इज एमीटर? एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस। ओके, आपको इस बात का पता है कि एमीटर करंट को मेजर करते हैं और हम इसे क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि लेट्स से कि हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे मैंने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ये कोई रेसिस्टेंस है। तो एमीटर ने क्या करना होता है, करंट को मेजर करना होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इसी एमीटर में से सारे का सारा करंट गुजरे, क्योंकि अगर हम इसे सीरीज में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट करें कि यहाँ से 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो जब यहाँ इस नोड पे पहुँचेगा तो हो सकता है कि 5 एम्पेयर इधर चला जाए और 5 एम्पेयर जो है वो एमीटर में से पास हो। और जब 5 एम्पेयर पास होगा तो इसका मतलब है कि वो ट्रू वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं करेगा। इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद आपके पास ये एक वर्कशीट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है कि स्टूडेंट ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट में अगर आप इसके स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स उसने बता दिया है कि आपने डायग्राम बनानी है, इसका सर्किट खुद से बनाना है। सर्किट आप कैसे बनाएंगे, अगर दो जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये देखिए अगर आपके पास दो रेसिस्टर्स जो हैं, ये हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, तो इस तरह से आपने सर्किट डायग्राम जो है वो बनानी है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले इंक्लूड एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर, साथ आपने वोल्ट मीटर भी लगाना है और एम मीटर भी लगाना है। तो वोल्ट मीटर जो होता है, एम मीटर को तो आप सीरीज़ में लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये एम मीटर कनेक्ट हो गया। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में लगाना होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो वो सर्किट के करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है और इसका टेबल नीचे दिया गया है, तो इस टेबल को आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, देखें ज़रा इसमें क्या करना है आपने। यस, इसमें आपके पास जो है वो वोल्टेज दिया गया है, आपको करंट दिया गया है, तो उसी तरह से आपने ओम्स लॉ लगा के आपने रेसिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट। इसको आज अपलोड कर देंगे हम, अभी ड्राइव पे अपलोड नहीं किया। ओके, करंट अक्रॉस सेकंड रेसिस्टर जो है I2, उसकी वैल्यू दी गई है। इसी तरह आपने फिर R2 फाइंड करना, जो मैंने आपको ओम्स लॉ का फार्मूला बताया था। फिर टोटल करंट आपने फाइंड करना है, क्योंकि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें करंट डिफरेंट होता है। तो I टोटल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। उसके बाद आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप पैरेलल के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे एंड देन आप डिफरेंस निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस का फ्रॉम ओम्स लॉ। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट को अगर आप करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें आपको R1 की वैल्यू भी दी गई है और R2 की वैल्यू भी दी गई है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप बता दें मुझे अभी, तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यस, आज के प्रैक्टिकल समझ आ गए हैं आपको? यस, I1 हो सकता है कि वैल्यूज़ में थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ होती हैं, हम खुद से फर्ज करते हैं। ठीक है, बस आपको प्रोसीजर जो है वो आना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इशू हो, लेकिन आपने प्रोसीजर आपको आना चाहिए। ये तो आप कह लें कि प्रोटोटाइप वर्कशीट्स हैं। ठीक है, ओके, बहरहाल ये था आज का हमारा लेक्चर।
So this is Zainul Abidin signing off.